सवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व को जाने के जो कड़ी शुरू करे हैं वो मैं मल्हार आप मन ला मैं परिचित करा चुके हूँ। आज बारी ये छत्तीसगढ़ के एक खुला प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय ताला गांव। ताला गांव एक खुला संग्रहालय एकर बर कहे जाते काबर की एकर मूर्ति कला, मंदिर के विशेषता सब इसने बिखरे हुए हैं। और आप मन प्रकृति प्रेमी अगर वो जगह पहुंचिया, पुरातत्व के प्रेमी वो जगह पहुंचिया, तब न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य आप मन ला देखे मिली, बल्कि आप मन ला देखे मिली पुरातत्व जो अपन कहानी कथे। और आप ठहर करके जब देखना शुरू करता तो आप बस ठहरे रह जाता। ये मूर्ति देखा, हिंदी में आऊं, हिंदी में आते हैं, इस मूर्ति पे नजर डालते हैं। ये रुद्र शिव की प्रतिमा कही जाती है जो ताला गांव मंदिर में देवरानी मंदिर के किनारे की तरफ स्थापित करके रखी गई है। इसकी संरचना इतनी अद्भुत है कि दुनिया में इस जैसी और कोई भी मूर्ति नहीं है। तो 11 अलग अलग जीवों के अंगों से बनी हुई, मैं उनको और डिटेल में आगे बताऊंगा। पर जब आप यहाँ पहुंचते हैं और इस मूर्ति को जानने समझने का प्रयास करते हैं तो आपके मन में कितने ही विचार आते होंगे, कितने ही अलग अलग कल्पनाएं जन्म ले सकती हैं इस एक मूर्ति को देखते हुए। उन सारी कल्पनाओं को डिकोड करने का प्रयास भी करेंगे और जानेंगे कि ताला गांव में क्या है। जैसे एक और खूबसूरत मूर्ति इस बाजू में आप देख सकते हैं, यहाँ एक अजा यानी कि बकरे की संरचना वाली एक मूर्ति दिखाई दे रही है। ये मूर्ति भी हाल ही में स्थापित करके अलग से किनारे पर रख दी गई है। जहां आप जाएंगे और रुद्र शिव जी की प्रतिमा देखेंगे, उसके बगल में ये मूर्ति भी स्थापित करके रख दी गई है। ताला गांव अपने अद्भुत सौंदर्य के साथ मौजूद है जिला बिलासपुर में। इसकी कहानी जानते हैं बारी बारी से, हर वो चीज जो एग्जाम के लिहाज से जरूरी है और कुछ उसके परे भी। तो पहले ताला गांव आखिर कहाँ है? ताला गांव बिलासपुर जिला बिलासपुर से मुंगेली वाले मार्ग पर आपको ताला गांव प्राप्त हो जाएगा। ताला गांव जाना जाता है अपने खूबसूरत सौंदर्य के लिए, दो खास मंदिर संरचना के लिए। तो पहले तो देखते हैं जिला बिलासपुर में अमेरी कांपा गांव, वहां पर आपको दिखाई देगा ताला गांव की खूबसूरत संरचना, जहां शरभपुरी राजवंश के समय के बने हुए दो मंदिर, एक का नाम है देवरानी और दूसरे मंदिर का नाम है जेठानी मंदिर। रिश्तों में ये तो आप जानते ही होंगे, बड़ी बहू जेठानी और छोटी बहू देवरानी वाला। तो देवरानी जेठानी मंदिर की संरचना यहाँ दिखाई जाती है, या बहुत ही खूबसूरत सी संरचना, जिसमें से देवरानी मंदिर तो आज भी अपने कुछ अतीत के संग्रह को लेकर जमी हुई है। जेठानी मंदिर ध्वस्त हो चुका है, पर उसकी कलात्मक संरचना अभी भी आप वहां जाएंगे तो देख सकेंगे। इतिहासकारों ने 6वीं शताब्दी के समय का इसको बताया है, इस मंदिर को। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे शुरुआती दौर में बने हुए मंदिरों में पहला मंदिर माना जाना चाहिए देवरानी जेठानी मंदिर। इसलिए कई एग्जाम छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिर के रूप में देवरानी जेठानी मंदिर को लेते आए हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शरभपुरी संरचना है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है उत्तर गुप्तकालीन संरचना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर देखने में ऐसा लगता है जैसे गुप्त काल के किसी मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में स्थित हैं, उन मंदिरों से काफी साम्यता इसमें है, पर ऐसा नहीं कि सारी साम्यता है। इसलिए इतिहासकार इस विवाद पर अभी भी घिरे हुए हैं कि क्या इसे शरभपुरी कहा जाए, क्या इसे गुप्तकालीन कहा जाए। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें गुप्त काल की मंदिर संरचना का प्रभाव दिखाई देता है। पर फिर सवाल आता है, ये मंदिर किसका है? क्या भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का? तो यहाँ प्रमाण के रूप में भगवान शिव जो है उनके प्रतिमाओं का प्राप्त होना, उनके परिवार के अलग सदस्यों की प्रतिमाओं का प्राप्त होना इस बात का सूचक बनता है कि ये कहीं ना कहीं शैव धर्म से जुड़ा हुआ है। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, किस धर्म से संबंधित? तो शैव धर्म। इसकी खोज का श्रेय जाता है एक स्थानीय चरवाहे को, जिसने पहली बार इस जगह की पहचान की। 1873 के आसपास ये बात पता चली, जिसको जेडी बेगलर ने बिना यहाँ की यात्रा किए उसके ऊपर लेख लिखा था 1874 में। तो 1874 में इसका पहला लेख जेडी बेगलर करके पुरातत्वविद थे, उन्होंने लिखा। ये अलेक्जेंडर कनिंघम के एक सहायक थे और उन दिनों महाकौशल क्षेत्र में ही अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने इसके ऊपर लेख लिखा। हालांकि उसके बाद स्टेडनर, ये वो पहले विद्वान माने जाने चाहिए जिन्होंने इसका प्रॉपर अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया था। तो खोजकर्ता एक चरवाहा, बेगलर इसके ऊपर लिखा हुआ पहला अभिलेख, और स्टेडनर जो है इन्होंने इसका डिटेल में वर्णन किया। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ भारतीय पुरातत्वविद की बात की जाए, वीएस ठाकुर साहब के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता।
जिन्होंने इस जगह का शोध करते हुए इस जगह के कई साक्ष्य सामने लाए। तो हमारे पास कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। बेगलर का नाम, जो कि कई बार पूछा जाता है, उसके बाद फिर स्टेडनर का नाम, जिसने अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए, और फिर वीएस ठाकुर जी, जिसने इस जगह को चर्चित बनाया। इन संरचनाओं को यदि हम गौर से देखें तो आपको यहाँ एक बिखरी हुई संरचना दिखाई दे रही है चट्टानों की। इस तरफ जो बिखरी हुई संरचना आप देख पा रहे हैं, ये जेठानी मंदिर है, जो पूरी तरह से ध्वस्त संरचना नजर आता है। यहाँ बनी हुई एक गज आकृति आपको दिखाई देती है, चट्टान पर उकेर करके बनाई गई है, जो इस जगह के मंदिरों की एक खास विशेषता रही। और ये देवरानी मंदिर का द्वार है, जिससे होकर के भीतर देवरानी मंदिर में प्रवेश किया जाता होगा। दोनों मंदिरों में जेठानी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, देवरानी मंदिर अपने खंभों पर टिका हुआ है, छत वहां का समाप्त हो चुका है या गिर चुका है। ये अभी की स्थिति है। खैर, और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इस तस्वीर पर नजर डालें तो ये देवरानी मंदिर का पृष्ठ भाग है, यानी पिछला हिस्सा है, जहां आप उन संरचनाओं को देख पा रहे हो जैसा गुप्त काल की संरचनाओं में हमें मंदिरों में दिखाई देता है। इसलिए इतिहासकार गुप्तकालीन संरचना कह रहे होते हैं। थोड़ा सा और जानते हैं इसको डिटेल पर। इसकी कहानी क्या है, मिथकीय कहानी, इसके बारे में जो कहानियां चल निकली हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। कहानी नंबर 1, शरभपुरी राजवंश। शरभपुरी राजवंश के राजा संभवतः प्रसन्न मात्र, इसमें राजा का नाम कहीं पर उल्लेखित नहीं है, अनुमानित है ये सिर्फ, शरभपुरी राजा द्वारा अपनी दो बहुओं के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो दोनों शिवालय थे। ये एक पहली सबसे प्रचलित कहानी। दूसरी कहानी मैकल के पांडु सोमवंशियों की। मैकल के पांडु सोमवंशियों ने अपने अभिलेख में इस जगह को संगम ग्राम कहा है। संगम ग्राम, जिसे उनके द्वारा दान में दिए जाने की जानकारी उनके अभिलेख में मिलती है, जो मल्हार से प्राप्त हुआ है। तो मल्हार अभिलेख में यदि देखा जाए तो पांडु सोमवंशियों के मल्हार अभिलेख से इस जगह को संगम ग्राम कहे जाने का साक्ष्य मिलता है। तीसरा, निषाद समाज के द्वारा भी यहाँ बनवाए हुए कुछ मंदिर हमको प्राप्त होते हैं, जैसे तालागांव का एक राम जानकी मंदिर है निषाद समाज का। इसके अलावा एक पूर्णानंद महाराज जी के बारे में जिक्र यहाँ प्राप्त होता है, जो तालागांव का मेला लगवाने के लिए जाने गए, तो उनका भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। तालागांव अपनी विविधता के साथ डटा हुआ है। और एक कहानी और निकल करके आती है, सोम संप्रदाय, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा समाज या अच्छा संप्रदाय नहीं माना गया, जिसके बारे में ये कहा गया कि तांत्रिक साधना करने वाला एक वर्ग रहा होगा, जिस पर बाद में शैव धर्म का अधिकार हुआ और शैव धर्म वालों ने इस सोम संप्रदाय के मंदिरों को अपना नाम दिया। ये एक चौथी कहानी है जो इतिहासकार अलग अलग अंदाज में बता रहे होते हैं। तो 4 मिथकीय कहानी, इसमें से जो आप सच मानना चाहे वो मान सकते हैं, पर ये चारों कहानी यहाँ आपको दिखाई देती है अपने सबूतों के साथ। कौन सी नदियां हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मनियारी नदी और शिवनाथ नदी के संगम पर है। कई बार सिर्फ मनियारी नदी का ऑप्शन में लेता है, तो उसका खास ध्यान रखेंगे। बाकी मनियारी और शिवनाथ के संगम पर बसा हुआ कहा जाता है तालागांव। मनियारी नदी के दूसरे छोर पर ही मुंगेली जिला प्रारंभ हो जाता है। और कभी अगर आप तालागांव की यात्रा करने पहुंचे तो एक छोटे से सकरे से रपटे को पार करते हुए आप मुंगेली की तरफ प्रवेश करेंगे और वहां से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर आप मत्कू द्वीप का सफर भी कर सकते हैं। तो एक सफर में आप 2 कमाल की जगह देख पाएंगे। जब भी मौका मिले तालागांव पहुंचे और अपनी तालागांव से मत्कू की यात्रा जरूर पूरी करें। खैर, आगे बढ़ते हैं, निकटवर्ती मंदिरों की बात करते हैं। तो यहाँ सरगांव का धूमनाथ मंदिर है, वो भी काफी प्रतिष्ठित है। आप इस मंदिर की भी यात्रा कर सकते हैं यदि तालागांव घूमने जा रहे हैं तो। अब जानने का प्रयास करते हैं यहाँ जो 2 खास मंदिर संरचना है, एक देवरानी और एक जेठानी, उनके बारे में क्या जानकारी है। कैसा है देवरानी मंदिर? ये जो संरचना आप इस तरफ देख रहे हैं, ये है देवरानी मंदिर की संरचना, जो अभी अपने स्तंभों के साथ थोड़ी बहुत खड़ी हुई अवस्था में दिखाई देता है, जबकि उसके विपरीत जेठानी मंदिर की संरचना आपको पूरी तरह ध्वस्त दिखाई देती है। पहले बात कर लेते हैं देवरानी मंदिर पर। देवरानी मंदिर ये अर्धभग्न यानी आधा टूटा हुआ, पूर्वाभिमुखी, पूर्व की तरफ मुख किया हुआ, ये जो द्वार है ये पूर्व की तरफ फेस करता हुआ है, इसलिए पूर्वाभिमुखी। गर्भगृह मौजूद है, जैसे कि गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता होती थी गर्भगृह का होना, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है। मंदिर निर्माण की 3 शैली कही जाती है, नागर, बेसर और द्रविड़। मुख्य रूप से उनमें से नागर शैली की विशेषता होता है गर्भगृह का होना, जो यहाँ दिखाई देता है हमें, एक खुला स्थान और एक सकरा मुख मंडप जहाँ देखने को हमको मिलता है। मंदिर द्वार तक पहुंचने के लिए चंद्रशिला युक्त सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो इस तरह के चंद्रशिला युक्त सीढ़ियों की संरचना है वो हम देख पाते हैं। और एक चीज, छत्तीसगढ़ के मंदिरों की विशेषता, द्वार पर देवी
के रूप में नदियों की आकृति भी यहाँ देखने को मिलती है। अगर आपने मल्हार वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैं आपको बताया हूं कि हमारे यहाँ मंदिरों की खास विशेषता होती है कि उसके द्वार पर दो देवी आकृति, एक गंगा मैया की आकृति और एक यमुना मैया की आकृति जो है स्त्री रूप में दिखाई जाती है, वो यहाँ भी देखने को मिलता है। द्वार पर छत्तीसगढ़ के अन्य मंदिरों के जैसी ही नदी देवियों की मूर्तियां दिखाई देती है, मुख्य रूप से गंगा देवी और यमुना की आकृति आप वहां पर देख पाएंगे। हालांकि मूर्तियां काफी ध्वस्त हो गई हैं और सिर दल में गज लक्ष्मी का अंकन है, यानी ये जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है यहाँ आपको गज लक्ष्मी की आकृति देखने को मिल जाएगी। मंदिर के भीतर जब आप प्रवेश करते हैं तो मुख्य मूर्ति तो आपको शायद ही देखने को मिले, पर इसके किनारों की तरफ यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, एक कार्तिकेय जी की मूर्ति, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इस द्वार के दोनों किनारे पर यहाँ जो खंभे बने हुए हैं, यहाँ पर सिंह मुख आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सी खूबसूरत सी संरचना आप देख पाएंगे देवरानी मंदिर में। उसके उलट जेठानी मंदिर की यदि बात करें तो उसकी संरचना का अनुमान लगा पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो संरचना पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है, टूट चुकी है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पर इस जगह में सिर्फ एक चीज रिमार्केबल दिखाई देती है और वो है गजमुख, हाथी का एक मुख, जो संभवतः द्वार के एक कोने पर या खंभे के एक कोने पर बनाया गया रहा होगा, जो इस तरह का बोध कराता है कि कहीं इसके द्वार को हाथी के ऊपर खड़ा दिखाया गया रहा होगा। ये सिर्फ एक अनुमान है। दक्षिणामुख, दक्षिण की तरफ मुख किया हुआ ये मंदिर, दिक्पाल देवता के रूप में द्वार के पास गजमुख, जैसा कि मैं यहाँ बता रहा था आपको, दिक्पाल यानी द्वार पर तैनात। मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्तंभ बने हुए हैं जिनके नीचे कुंभ संरचना और कीचक की संरचना दिखाई गई है। वही कीचक की संरचना जो मल्हार मंदिर में आपके लिए जिक्र कर रहा था, खंभे को उठाए हुए दिखते हुए कुछ लोग जो कि कीचक कहे गए हैं, उनकी संरचना। मंदिर के ऊपरी शिखर का कोई भी प्रमाण अब तक जेठानी मंदिर में प्राप्त नहीं हुआ है कि वो कैसा दिखता रहा होगा। ये संरचना ध्वस्त हो चुकी है। तो देवरानी और जेठानी मंदिर पे यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको फिर यहाँ एक मूर्ति दिखाई देती है, रुद्र शिव की प्रतिमा, नयनाभिराम प्रतिमा। वो प्रतिमा जो आपको ठहर कर सोचने के लिए मजबूर करती है, वो प्रतिमा जिसको आप जब देखते हैं तो आप कई अनुमानों से घिर जाते हैं कि आखिर ये मूर्ति क्या हो सकती है और क्या कहना चाह रही है। जितने लोग उतनी कहानियां, जितने विचारक उतने विचार। आप अपने विचार तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले इस मूर्ति को देखें, इसके प्रारंभ से अंत तक, फिर हम छोटे छोटे हिस्सों में इस मूर्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो दिव्य से दिखने वाली मूर्ति आपको दिखाई देती है, जिसमें सर से पांव तक एक व्यक्ति को, जो कि भगवान शिव माने गए हैं, उनको दिखाया गया है और अलग अलग जीवों के अंगों का प्रयोग करके उनके शरीर की संरचना का निर्माण किया गया है। बारी बारी से मैं डिकोड कर देता हूं कहां कौन सी संरचना है। सबसे पहले हम आते हैं सबसे ऊपर की संरचना पर, यानी मुख की संरचना पर। आप आराम से इस मुख की संरचना पर गौर करें। मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूं, इत्मीनान से देखें, जानें और इस संरचना में आपको क्या दिखाई देता है। इस संरचना में ऊपर सर में जूड़े की तरह या पादा की तरह, पगड़ी की तरह बंधे हुए सांप दिखाई देते हैं। ये सांप का एक मुख, ये सांप का दूसरा मुख, दो सर्प मुख ने पगड़ी जैसी संरचना बना करके जूड़ा या बड़े केश की संरचना बना करके रखी है। फिर आपको एक बड़ी सी संरचना यहाँ पर छिपकली नुमा दिखाई देती है। आंख की कोटरों को देखा जाए तो वो मेंढक नुमा संरचना दिखाई देती है। कर्ण के पास देखा जाए तो दो पक्षी दिखाई देते हैं जो मयूर की तरह हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखा जाए तो मूंछों का निर्माण करने के लिए मछली बनाई गई है और ठुड्डी का निर्माण करने के लिए केकड़े की संरचना बनाई गई है। तो चेहरे को यदि देखा जाए तो हमें इतना कुछ प्राप्त होता है। केश के रूप में दो सांप, कान के रूप में दो मयूर दोनों किनारों पर, नाक के रूप में आप छिपकली को देख पा रहे हैं। आंख के कोटरों को यदि देखें तो मेंढक नुमा संरचना दिखाई देती है और आंख के जो गोले हैं उसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो एक पशु के अंडे की तरह दिखाई देता है और कुछ का कहना है कि वो मेंढक जो अपनी आंखें पूरी तरह खोल सकता है, वो संरचना। और यदि हम चिन्ह पर देखें, ठुड्डी पर देखें तो हमें केकड़े की संरचना दिखाई देती है। क्या ही अद्भुत सोच है। ये तो हो गए मुखमंडल की बात। थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। वक्ष से लेकर यदि हम जंघाओं की तरफ चलें, यानी कि सीने वाले भाग से लेकर जांघ की तरफ चलें, तो हमें फिर और कमाल की संरचनाएं दिखाई देती हैं। मैं इसे भी थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं ताकि आप आराम से देख सकें, समझे। यहाँ पर दोनों वक्ष स्थलों पर आपको दो मुख आकृति दिखाई देती है। ये दोनों मुख आकृति पुरुषों की है। इसका अनुमान हम यहाँ बने हुए मूंछों से लगा सकते हैं। फिर पेट के पास हम देखें उदर पर भी वैसी ही संरचना जैसे मुख की संरचना थी पुरुष की, दिव्य पुरुष की, वैसे ही संरचना आपको मुख पर दिखाई देती है।
यानी सर और पेट की संरचना पर लगभग एक जैसा मुखाकृति आपको दिखाई देता है, वैसा का वैसा बना हुआ। फिर थोड़ा नीचे देखें तो जंघाओं के पास मूछ रहित दो आकृतियां दिखाई देती हैं, जिसको देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि जंघा पर दो स्त्री के चेहरे बने हुए हैं जो संतुलन को बताते हैं जीवन के। इसके बाद यहाँ जो जननांग की आकृति दिख रही है वो कच्छप आकृति है, यानी कछुए का मुख दिखाया गया है जननांग बनाने के लिए। और अब गौर करें इस किनारे पर और एक इस किनारे पर, यहाँ पर दो मानव मुख जैसी संरचना है, पर अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो असल में यह मानव मुख ना होकर मानव रूपी पक्षियों की कल्पना की गई है। एक कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक तरफ का जो मुख आप देख पा रहे हैं ये गरुड़ जी है, और एक तरफ का जो पक्षी मुख दिखाई देता है वो काग भुसुंडी यानी काग है, कौवा है। अब आप उसे दो पक्षी की संरचना माने, दो मानव मुख माने, ये आपके ऊपर है। अगर हम मानव मुख मानते हैं तो यहाँ पर दो मानव मुख ऊपर, बीच में एक मानव मुख 3, दो इन किनारों पर यानी 5, और दो साइड्स में यानी टोटल 7 मानव मुख। और अगर आप मानव मुख की जगह इन्हें पक्षी मुख माने तो 5 मानव मुख और 2 पक्षी मुख की संरचना आप देख पाते हैं। हाथ की उंगलियों पर भी सांप जैसी आकृति बनाई गई है, इसका भी गौर करेंगे। क्या ही अद्भुत संरचना बनाई होगी, जिस भी निर्माणकर्ता ने इसके बारे में कल्पना की होगी। अब हम घुटनों की तरफ आते हैं तो दोनों घुटनों की तरफ यदि हम देखें तो सिंह की आकृति हमें दिखाई देती है दोनों घुटनों पर, और यदि नीचे यहां देखें तो हमें एक सांप दिखाई देता है। और इस सांप को जब हम ऊपर की तरफ ले जाएं, मैं आपको इसको बकायदा रोटेट करके दिखा दे रहा हूं, ये सांप की संरचना को यदि हम ऊपर ले जाएं तो कमर में बंधे हुए पट्ट की तरह दिखाई देता है, यानी कमरबंद के रूप में बांधे गए एक सांप की संरचना भी आप यहाँ देख पाते हैं। तो ये अद्भुत संरचना जिसे रुद्र शिव कहा गया है, जिसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर में द्वारपाल की संरचना हो सकती है। कुछ लोग का मानना है कि यहाँ एक द्वारपाल कैसे हो सकता है, द्वारपाल 2 होते हैं। तो द्वारपाल की संरचना वाली जो विचारधारा है उसको खारिज करते हैं इतिहासकार, और मानते हैं कि ये शिव का सबसे विशिष्ट रूप है, वो रूप जो कि भारत के किसी भी अंचल में कहीं भी और देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह की संरचना का निर्माण करके प्रतिकृति बना करके महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में भी रखा गया है। अगर आप कभी वहां पहुंचे तो आपको वहां उसकी प्रतिकृति यानी मॉडल देखने को मिलेगा। और इसी तरह की संरचना बना करके रखा गया है कवर्धा का जो बहुत फेमस मंदिर है भूरमदेव, वहां भी आप इसी तरह की संरचना की प्रतिकृति देख पाएंगे। तो ये जो कमाल की रुद्र शिव प्रतिमा है और जिसकी कमाल की कहानियां हैं, यहाँ जब आए आप भी जाएं तो ठहरें, इसको निहारें और अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाएं कि आखिर ये संरचना क्यों बनाई गई होगी और क्या बताती है। यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, हम थोड़ा आगे और जानने का प्रयास करते हैं कि ताला गांव से जुड़े हुए कुछ और तथ्य क्या हैं। पहला ये कि रुद्र शिव की प्रतिमा की खोज 1987-88 में हुई। ये अलग से प्रश्न आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसे। यहाँ 1947 में एक बाबा पूर्णानंद जी थे जो आकर बसे, उड़ीसा से आए और यहाँ आकर के उन्होंने धार्मिक पंथ की शुरुआत की, और उन्हीं के देखरेख में ताला गांव का प्रसिद्ध माघ मेला शुरू हुआ। तो माघ माह में लगता है ताला गांव का मेला, ये भी जरूर याद रखें। सिक्के यदि ये देखें तो यहाँ राजा प्रसन्न मात्र के रत्न जड़ित सिक्के मिले हैं, जिसके आधार पर ही अनुमान लगाते हैं कि 6वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण भी इनके देखरेख में हुआ होगा। ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि यहाँ कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम का और प्रताप मल्ल जो कि अगेन एक कलचुरी राजा हैं, उनकी भी रजत मुद्रा प्राप्त हुई है। साथ ही साथ रुद्र शिव की प्रतिमा के बारे में जानकारी यदि देखें तो लगभग 7 फीट ऊंची, 4 फीट चौड़ी, लगभग 6 टन वजनी एक बड़ी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई संरचना आप देख पाते हैं, जिसमें 11 विभिन्न जीव जंतुओं के अंगों को दिखाते हुए शरीर का निर्माण किया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताला गांव तांत्रिक साधना या तांत्रिक विद्या का केंद्र भी रहा होगा, जो बाद में शैव आस्था का केंद्र बन गया। मल्हार के मंदिर में बनी हुई अंधकासुर वध की कथा और भगवान शिव के कैलाश में पाशा खेलते हुए पार्वती मैया के साथ बैठे हुए का दृश्य भी आप इस मंदिर के परिसर में देख पाएंगे। इस मंदिर के परिसर में आप एक खुले संग्रहालय के रूप में कई मूर्तियों को बिखरा हुआ देख पाते हैं। मैं कुछ मूर्तियों से परिचय करा देता हूं आपका। जैसे नंबर 1, इस मूर्ति पर गौर करें जो सबसे पहले यहाँ ऊपर दिखाई देती है हमें मूर्ति। ये मूर्ति है कुबेर जी की। देवरानी मंदिर के ऊपर की तरफ आपको कुबेर की मूर्ति, जो उनके निकले हुए पेट के आधार पर कल्पना की गई है कि वो कुबेर है, उन्हें दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति के रूप में देवरानी मंदिर के ही द्वार पर जो स्तंभ खड़ा है चौखट के रूप में, वहां सिंह मुख की आकृति दोनों स्तंभों पर दिखाई देती है। और ये विशिष्ट आकृति है,
इस तरह की सिंह जैसी आकृति आप उड़ीसा के मंदिर की शैली में भी देखते हैं। अगर आप उड़ीसा में कभी जगन्नाथपुरी कोणार्क की यात्रा पर गए हैं तो आप इस जैसी संरचना को वहां देख सकते होंगे। इसके अलावा यहाँ कीचक मूर्ति जो खंबे को उठाकर रखी हुई है, उस जैसी संरचना जो हमने मल्हार में भी देखा था, वैसी संरचना दिखाई देती है जो काफी विशिष्ट है। ऋषियों की आकृति के रूप में दो ऋषि, एक ऋषि बैठे हुए और एक ऋषि संवाद करते हुए, ये आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ एक संरचना है जहाँ यक्ष यक्षिणियों को दिखाया गया है। मंदिर के भीतर है, देवरानी मंदिर के भीतर, और एक जेठानी मंदिर के भीतर दो सिंह जो आपस में आलिंगन कर रहे हैं, उनकी संरचना भी आप देख पाते हैं। ये जेठानी मंदिर में आपको दिखाई देगा। तो इतनी खूबसूरत संरचनाओं के साथ तालागांव का सफर आपका कंप्लीट होता है। तालागांव के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपके लिए कोई भी प्रश्न आएंगे, तो इन प्रश्नों को, इन स्लाइड्स को वापस देखें, इसके सौंदर्य को जानें, समझें और अपने मित्रों से साझा भी करें। मैं अगली नई कड़ी के साथ, नई जगह के साथ आपसे मिलूंगा। सजेशन आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, किस मंदिर के बारे में, किस पुरातात्विक स्थल के बारे में या छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल के बारे में आपको और डिटेल चाहिए, ये आपको मिलते रहेगी। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।